हमारे सिलेबस के हिसाब से एक और टॉपिक है और वो टॉपिक जो सिलेबस में लिखा वो अली ब्रदर्स है। हिस्ट्री में मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन दोनों भाइयों को मिलाकर अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। और मौलाना शौकत अली जो है बड़े भाई थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर छोटे भाई थे और ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग इस वीडियो में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत में इनके बारे में ये जान लीजिए, ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने गुलाम हिंदुस्तान में मरना तक पसंद नहीं किया और इनका जो इंतकाल हुआ वो लंदन में, और इनके ये जो दफन है मस्जिद अक्सा के पास फिलिस्तीन में ये दफन है। तो आइए हम शुरू करते हैं इनके अर्ली लाइफ के बारे में। तो इनकी पैदाइश हुई थी दिसंबर 10, 1878 में रामपुर में, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला अभी भी है, और वहां इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। और इनका फुल नेम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से जाने जाते हैं। इनके फादर का नाम था अब्दुल अली और इनके मदर का नाम था इबादी बानो बेगम, और कहीं बी अम्मा के नाम से भी इनकी मदर के बारे में नाम बताया गया। और इनका जो है इनके जो खानदान थे, बहुत बड़े खानदान थे इनके उस वक्त, जो रामपुर में जो भी थे, और बहुत वेल सेटल्ड उस वक्त के बड़े खानदान में से लोग आते थे। तो आगे चलते हैं, आगे हम अगला जो हमारा टॉपिक है, अब ये अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे भाई थे। और इनके अब्बा का इंतकाल जो है जब ये बचपन थे, जब ये छोटे थे, उसी वक्त इनका इंतकाल हो गया। इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी इनके अम्मी के ऊपर आ गया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उसके बाद इनके जो बड़े भाई थे मौलाना शौकत अली, उन्होंने इनकी अपने निगरानी में तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। और किताबों में आता है कि शुरुआत से ही बहुत पढ़ने में ज़हीन थे, बहुत तेज थे, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इनकी शुरुआती तालीम वहीं पे हुई, जो भी उस वक्त का सिस्टम था, स्कूल वगैरह गवर्नमेंट के जो स्कूल थे। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो अलीगढ़ आते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और यहाँ पे तकरीबन 8 साल यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद इनके भाई ने इनको भेजा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, लंदन इनको भेजा जाता आगे की तालीम के लिए। लेकिन वहाँ पे उस वक्त जो है CIS का कुछ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इनको भेजा गया था, लेकिन वो उस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो वापस वो लंदन से वापस आते हैं 18 फिर वो वापस आ जाते हैं कुछ दिनों के बाद। यहाँ उनकी शादी होती है और उनके वाइफ का नाम था अमजदी बानो बेगम, आप ये भी लिख सकते हैं, इनकी वाइफ का नाम था अमजदी बानो बेगम। और फिर शादी के बाद दोबारा वापस जाते हैं ऑक्सफोर्ड और फिर वहां से ग्रेजुएशन ये कंप्लीट करते हैं। और फिर आगे चलते हैं, और फिर अब इनकी एक्टिविटीज, जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हो या पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो या एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज हो, वो शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ये आते हैं और एक कॉमरेड न्यूज़पेपर, इंग्लिश में कहीं कहीं पे लिखा हुआ वीकली न्यूज़पेपर, लेकिन आपको याद होना चाहिए कॉमरेड ये शुरू करते हैं। और ये कहाँ शुरू करते हैं, कहीं लिखा हो 1911 और कहीं लिखा हो 1910 के एंड में, और ये शुरुआत की जाती है कोलकाता में। कहाँ पे, ये कॉमरेड जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसकी शुरुआत की जाती है कोलकाता में। और इसके बाद कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर होता है। अंग्रेज जो है दारुल हुकूमत कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं दिल्ली, ये भी वापस आते हैं दिल्ली में 1912 में आते हैं, 1912 में। और वहां से एक उर्दू, इसको भी वीकली न्यूज़पेपर कहीं लिखा हो लेकिन ये उर्दू का अखबार था, हमदर्द, इसको ये आके दिल्ली में शुरू करते हैं। अब ये वो वक्त था कि खिलाफत मूवमेंट, ऑटोमन एम्पायर जो बिल्कुल अपने खात्मे की तरफ था, तो इन्होंने कुछ ऐसा उसमें आर्टिकल लिखा जो अंग्रेजों के खिलाफ था, उस वक्त लिखा इन्होंने, तो जिसकी वजह से अंग्रेज इनसे नाराज हो गए, ब्रिटिश इनसे नाराज हो गए और इनको कन्फाइन कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया तकरीबन 3 से 4 साल के लिए। और वो जो डेट है एग्जैक्टली हिस्ट्री में आता है 1915 के आसपास इनको जो है नजरबंद कर दिया जाता है 2-3 सालों के लिए। और फिर जो है दिसंबर 1920 के आसपास इनको जो है फिर छोड़ दिया जाता है। और ये वो जमाना था जिस जमाने में खिलाफत मूवमेंट बहुत जोरों से चल रहा था, और ये जो मूवमेंट था, इन मूवमेंट में इन दोनों भाइयों का बहुत बड़ा रोल था। और उस वक्त नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी उसी के आसपास जो शुरुआत हुई थी। तो आपको मालूम होगा खिलाफत मूवमेंट मैंने कितनी बार बोला है, 1919 से लेकर 1924 में, और इन दोनों भाइयों का उसमें बहुत ही बड़ा रोल था। फिर ये वापस इनको जेल भेजा जाता है और वो भेजा जाता है 1921 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ हो गई। अब एक और चीजें जो आपको इनके बारे में जानना चाहिए शॉर्ट में, 1923 में ये अलग अलग वक्त पे ये भी अलग अलग पॉलिटिकल, उस वक्त का हम कह लें जो भी पार्टीज थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें ये शामिल रही है। मुस्लिम लीग में भी थे। उसके बाद 1923 का जो एक काकीनाडा सेशन, कांग्रेस का एक सेशन होता काकीनाडा कोलकाता में, तो वहां जो इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता। हालांकि ये ज्यादा दिनों तक ये प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, कुछ महीनों के लिए ही रहते हैं। उसके वजह जो भी हो वो एक लंबा डिटेल्स है जिसके बारे में हमें अभी जाना जरूरी नहीं है। इनके बाद ही बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जब हमने उस वीडियो में देखा था। तो 1923 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, हालांकि कुछ दिनों के लिए। फिर ये बात आती है, जैसा कि मैंने बताया भी था, जब ये MAO कॉलेज के थे 1920 के आसपास,
और फिर उसका जो है इस कॉलेज में, हालांकि इन्होंने वहां से पढ़ा, लेकिन उस वक्त तक उस कॉलेज के स्टूडेंट को ब्रिटिश का लॉयल का मतलब उनके वफादार कहा जाता था। लेकिन बाद में ऐसा माहौल बना जब फिर जो है लोगों ने अपना बोला कि नहीं, हम अपने कंट्रीज, हम अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज बनाएंगे, तो उसी में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है कि ये को फाउंडर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। इनके साथ साथ जैसे अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, अब्दुल मजीद ख्वाजा या और भी जो दूसरे लोग थे, तो इनका एक मेन कंट्रीब्यूशन ये भी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये वहाँ के को फाउंडर हैं। और मैंने पहले ही बताया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अलीगढ़ में बुनियाद रखी गई थी, और बुनियाद किन्होंने रखा था? मौलाना महमूद हसन, जिनके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया, वो आपके सिलेबस का पार्ट भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर आपको देखना चाहिए। जैसा कि हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात किया, वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इंक्लूडिंग हिज ब्रदर मौलाना शौकत अली, तो ये खिलाफत मूवमेंट चला था 1919 से लेकर 1924 तक। फिर एक राउंड टेबल, हाँ ये बात हुई कि आखिरी दिनों में ये बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे, जो जो एज बढ़ता गया, और एक कहा जाता है इसकी वजह कि इनकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ, उसके वजह से भी उस वजह से भी इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा असर हुआ। और ये उस वक्त डायबिटीज के मरीज थे और इलाज भी चलता रहा, इलाज के लिए बाहर कंट्री भी गए। उस वक्त जो अलग अलग लोगों से इनका जो राब्ते थे, उस राब्ते को इस्तेमाल करके, लेकिन सेहतमंद भी हुए, लेकिन किस वजह से पूरी तरह से नहीं वो सेहतमंद हो पाए। तो फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में 1930 में, जिसको हिंदी उर्दू में गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, गोल मेज सम्मेलन भी कहा जाता है। वहां जाते हैं और ये सम्मेलन हुआ था टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। अंग्रेज कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग लोगों को वहां पे बुलाया गया था। ये भी वहां पे जाते हैं, और वहां पे जाते हैं ये और फिर इनका वहां पे सबसे पहले 1930 में, और वहां पे जाते हैं तो इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। हालांकि उसी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने स्पीच भी दिया, वहां पे तकरीर किया, और उसी तकरीर में ये बात सामने आई थी। उसके मैं एक दो लाइंस आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमें ये समझना चाहिए कि उस वक्त लोगों के इन हालात में भी अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए किस तरह का एक जज्बा था। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं मरीज हूं और अपने बिस्तरे मर्ज ही से यहाँ आया हूं, यानी मैं मरीज हूं, उसी हालत में यहाँ लंदन आया हूं। अब मैं उस वक्त तक अपने गुलाम मुल्क में जिंदा वापस न जाऊंगा जब तक कि अपने हमराह रूह आज़ादी को न ले जाऊं, और अगर आपने ये ना दिया तो मेरे लिए अपने यहाँ ही कब्र दे दीजिए। और फिर वहीं पे इनका इंतकाल हो जाता है 4 जनवरी 1931 को वहाँ पे इंतकाल हो जाता है, और वो जगह है लंदन में। और फिर जैसा कि इन्होंने कहा था कि मैं अपने गुलाम मुल्क में क्या बोलता है कि मैं वहाँ मरना भी नहीं चाहता, तो फिर इनका जो है फिर इनको जो दफन कर दिया जाता है कहाँ पे? हिज विश वॉज टू बी बरीड इन जेरूसलम वेयर ही इज इंटर्ड इन द कोर्टयार्ड ऑफ अल अक्सा मॉस्क, जहाँ पे इनका कब्र है मस्जिद अक्सा में। तो ये एक और बड़ी शख्सियत थे। अब हमारे सिलेबस के हिसाब से एक दो टॉपिक बचा है, उसको हम लेकर फिर मिलते हैं। थैंक यू।